नमस्कार दोस्तों, आज कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। कौन थे कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स थे एक जर्मन फिलोसोफर, एक अर्थशास्त्री, एक राजनीतिक सिद्धांतकार, एक इतिहासकार, एक पत्रकार और एक समाजवादी क्रांतिकारी। कार्ल मार्क्स ने यह बताया था कि जिस तरह इस दुनिया में प्रकृति के बदलाव के लिए कुछ वैज्ञानिक नियम होते हैं, वैसे ही समाज के बदलाव के भी कुछ वैज्ञानिक नियम होते हैं। इन वैज्ञानिक नियमों को खोजने का और दुनिया के सामने लाने का काम किया था कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने एक और काम किया था। उन्होंने बताया था कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसका बदलकर समाजवाद में परिवर्तित हो जाना बहुत बहुत जरूरी है और अवश्यंभावी है। ये काम कौन करेगा? इस काम को करेगा मजदूर वर्ग, और मजदूर वर्ग ये काम कैसे करेगा, ये बात भी बताने का काम किया था कार्ल मार्क्स ने। जब भी हम मार्क्स के बारे में किसी से पूछते हैं तो हमें कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़ते हैं: द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, और कई बार नए लोगों के लिए ये शब्द सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको बड़े सरल तरीके से बताने की जरूरत है कि आखिर कार्ल मार्क्स को क्यों पढ़ा जाए। कार्ल मार्क्स को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि कार्ल मार्क्स पिछले 1000 साल में दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे प्रभावशाली चिंतक, विचारक, दार्शनिक माना गया है। बीबीसी रेडियो ने एक पोल करवाया था कुछ साल पहले, जिसमें हजारों लोगों ने यह माना कि आइजैक न्यूटन से भी ज्यादा, अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा, सुकरात, प्लूटो और अरस्तु से भी ज्यादा अगर कोई प्रभावी व्यक्ति पिछले 1000 साल में हुआ है तो वो था कार्ल मार्क्स। पिछले 125 साल की जो अर्थव्यवस्था है विश्व भर की, और जो राजनीति है विश्व भर की, उसको हम समझ ही नहीं सकते अगर हम कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ जाने या पूछे ही नहीं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर अपनी राजनीति तय करने वाले लोगों को कम्युनिस्ट कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं, कई बार वामपंथी कहते हैं और सोशलिस्ट भी कहते हैं। यहाँ आप सोशलिस्ट का मतलब कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मत समझ लेने लग जाना, क्योंकि इन लोगों का कोई दूर दूर तक लेना देना कार्ल मार्क्स और उनकी शिक्षा से नहीं है। करीब 30 साल पहले जब सोवियत रूस का विघटन हुआ था, उससे पहले तक दुनिया की लगभग आधी आबादी मार्क्सिस्ट विचारों वाली राजनीति का हिस्सा थी। मार्क्सवाद के प्रभाव के चलते रूस और चीन सुपर पावर बन गए, जबकि वो पहले बेहद गरीब और बेहद पिछड़े हुए देश हुआ करते थे। आज भी दुनिया के करीब 118 देशों की राजनीति को वहां की मार्क्सवादी पार्टियां प्रभावित करती हैं। दुनिया के करीब 37 देशों में आज भी मार्क्सवादी सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर स्थापित हैं। ऐसे देशों में मैंने भारत का नाम नहीं जोड़ा है, जबकि भारत में तमाम जो किसानों के मुद्दे होते हैं, मजदूरों के मुद्दे होते हैं, शिक्षकों के मुद्दे होते हैं, कर्मचारियों के मुद्दे होते हैं, छात्रों के मुद्दे होते हैं, उन पर सबसे बड़े जन आंदोलन कम्युनिस्ट यानी मार्क्सवादी ही करते हैं। जेएनयू के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। और फिर भारत में जो सत्ताधारी दल है भाजपा और आरएसएस, उसके लोग तो सबसे ज्यादा जिसको टारगेट करते हैं वो मार्क्सिस्ट ही हैं। चीन, नॉर्थ कोरिया और नेपाल जैसे करीब 10 देशों में आज भी मार्क्सवादियों की सत्ता है। कोरोना की इस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में अपनी डॉक्टरों की टीम भेजकर वॉलंटियर के तौर पर सेवा करने वाला क्यूबा मार्क्सवादी देश है। कोरोना से एक बात याद आई कि भारत में अगर कोरोना की महामारी पर सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से किसी ने कंट्रोल किया है तो वो राज्य है केरल, जहां पर है कम्युनिस्टों की सरकार यानी मार्क्सवादियों की सरकार। भारत जब आजाद हुआ था और उसके बाद जब केरल में पहली बार कोई विधानसभा का चुनाव हुआ तो जो राज्य सरकार बनी वो मार्क्सवादियों की ही बनी। इसी कारण आज भी भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का अगर कोई प्रदेश है तो वो है केरल। केरल के स्वास्थ्यकर्मी पूरी दुनिया में अपनी सेवा देते हैं, और अगर आप भारत के भी किसी अस्पताल में चले जाएं तो सबसे ज्यादा जो नर्स वहां मिलती हैं या कंपाउंडर जो मिलते हैं वो केरल से ही होते हैं। कोरोना के इस दौर में सबसे पहला केस भारत में जो मिला वो केरल में मिला, और केरल में उस केस के मिलने के 3 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अब तक वहां पर सिर्फ 503 मामले सामने आए हैं।
लेकिन इन 503 मामलों में से 462 मामले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब केवल 37 मरीज ऐसे हैं जो अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। अभी तक वहां सिर्फ 4 लोगों की मृत्यु हुई। इसके उलट अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पहला मामला आया था कोरोना का 5 मार्च को। उसके बाद आज ठीक 2 महीने हुए हैं। इन ठीक 2 महीनों में मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 2880, जिसमें से 35% लोग भी ठीक नहीं हुए हैं और 56 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भी कार्ल मार्क्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका प्रभाव है ही ऐसा। अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद भारत ने जो अर्थव्यवस्था स्वीकार की वो थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी एक योगदान था। कार्ल मार्क्स समाजवाद कायम करना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मजदूर वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसको ताकत मिले, और वही ताकत आज की सरकारें छीन लेना चाहती हैं। नौकरी पेशा लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पेंशन, बोनस, तमाम किस्म के फंड, हर कुछ साल में अपने परिवार के साथ घूमने के लिए LFC और 8 घंटे का कार्य दिवस, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की वजह से मिली हैं। ऐसी सुविधाएं भोगने वाले लोग और उनके बच्चे अगर कार्ल मार्क्स को ना पढ़ें तो इससे बड़ी एहसान फरामोशी और कुछ नहीं हो सकती। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि संसाधनों का सार्वजनिकरण हो, निजीकरण ना हो, उसका नाश हो जाए। तो जितना भी कुछ हमारे पास सार्वजनिक संपत्ति है वो निश्चित तौर पर कार्ल मार्क्स के विचारों की ही बदौलत है। कोरोना की इस महामारी के दौरान हमारे देश के करोड़ों लोगों को जो सबसे ज्यादा सुविधाएं मिली वो थी सरकारी बस और सरकारी रेल की, सरकारी राशन की और सरकारी अस्पताल की। ये सारी सुविधाएं न मिलती अगर कार्ल मार्क्स न होते। इन बड़ी बड़ी बातों के अलावा बहुत सामान्य से सवालों का जवाब भी हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ने से मिल सकता है। ये सवाल कैसे हैं कि भाई महंगाई क्यों बढ़ती है, चीजों के दाम कैसे तय होते हैं, व्यापारी को मुनाफा कहां से हासिल होता है, नौकरी करने वाले लोगों को कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये तनख्वाह तय कैसे होती है। ये तमाम चीजें, ये तमाम सवालों के जवाब हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ने से मिल सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर ने हमको ये दिखा दिया कि इस समाज में आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। उसका धंधा पानी चौपट हो सकता है, वो दाने दाने के लिए मोहताज हो सकता है, लेकिन जो 1% दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, अंबानी जैसे जो लोग हैं, उनका मुनाफा ऐसे समय में सबसे ज्यादा होता है और वो एक भयानक असमानता पैदा कर देते हैं। ये असमानता पर आधारित समाज शोषण पर आधारित समाज होता है। करोड़ों लोगों के शोषण के बूते चंद मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियां भरी जाती हैं। ये समानता पर आधारित समाज कैसे आएगा, कैसे असमानता पर आधारित समाज खत्म होगा, इसको जानने समझने के लिए हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ने की बहुत जरूरत है।